हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 को देखा था और उसी धारा को आज आगे बढ़ाते हुए हम केस लॉ के माध्यम से और विस्तार से समझेंगे एडवोकेट सुमिता उपाध्याय जी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस सेशन में धारा 8 को केस लॉ और कुछ उदाहरण से विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए धारा 8 को समझने के लिए सबसे पहले उन 3 शब्दों को समझते हैं जो इस धारा के कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब ये धारा 8 जो है 3 सिद्धांतों पर आधारित है: हेतु, तैयारी और आचरण। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बस आपको यही ध्यान रखना है धारा 8 में कि इस धारा 8 का आप कीवर्ड याद रखो: हेतु, तैयारी और आचरण। आचरण जो कि पूर्व या पश्चात दोनों को हो सकता है। और चलिए इसलिए हम लोग सबसे पहले इन 3 शब्दों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और अलग अलग जानेंगे कि ये 3 शब्द क्या होते हैं। तो चलिए पहले बढ़ते हैं अपने पहले सिद्धांत की ओर। मोटिव यानी हेतु। हेतु ऐसे तथ्य जो किसी उद्देश्य को उत्पन्न करते हैं या मकसद बनाते हैं, मोटिव कहलाते हैं। हेतु किसी विशेष कार्य को करने के पीछे का कारण या प्रेरक शक्ति है। हेतु यानी मकसद अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। किसी व्यक्ति का मकसद तभी दंडनीय होगा जब उस मकसद को अग्रसर करने के लिए कार्य कर दिया गया है। अर्थात अगर आपका मकसद बुरा है और उसके अनुसरण में आपने कोई कार्य कर दिया है तो आपका कार्य वहां पे दंडित हो जाएगा। चलिए अब हम हेतु से संबंधित कुछ मामलों को देखते हैं। तो हेतु से संबंधित एक मामला है पीवी नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997 का, जो अपराध में मकसद की क्या भूमिका होती है इसको दर्शाता है। यदि किसी बाद में अभियुक्त का मकसद साबित हो जाता है तो अभियुक्त को घटना से जोड़ने के लिए अभियोजन का मामला सरल हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभियुक्त के पास यह विशेष मकसद था जिस कारण से अधिकतम संभावना थी कि अपराध अभियुक्त द्वारा ही गठित किया गया है। इसी तरह एक और वाद बरिकान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1997 का ही मामला है, में एक तथ्य उभर कर सामने आया कि हर अपराध के पीछे सामान्यतः कोई मकसद या कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मोटिव से संबंधित हम एक अन्य वाद यूनुस उर्फ कारिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य आकाशवाणी में निर्णित हुआ कि यदि किसी अपराध में अभियुक्त की भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाती है तो मामलों को साबित करने के लिए मकसद को स्थापित करना अनिवार्य नहीं है। यानी भूमिका ही अगर साबित कर दिया तो अब ये आवश्यक नहीं है कि उसका मकसद था या नहीं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सिद्धांत की ओर। तैयारी अपने मकसद को अग्रसर करने के लिए साधन एकत्र करना तैयारी दर्शाता है। तैयारी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ऐसे साधनों की व्यवस्था की जाती है जिससे किसी उद्देश्य को पूरा किया जा सके। कुछ अपवादों को छोड़कर तैयारी अपने आप में अपराध नहीं है। इसे चलो थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, अब उस गलती का अगले ने की, आप कुछ नहीं कर पाए, किंतु आप उससे बदला लेना चाहते हैं। तो आप इसके चलते आप वहां से तब तो चले आए, लेकिन बाद में आप अपने साथ कुछ डंडा या लाठी ले आते हैं जिससे आप उस पर प्रहार कर सकें। किंतु कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की हो जाती हैं जिस कारण से आप उस पर प्रहार नहीं कर पाए और चुपचाप वहां से चले गए। अतः इस प्रकार प्रहार करने के उद्देश्य से आपका डंडा ले जाना मात्र अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किंतु कुछ ऐसे होते हैं जैसे राज्य से संबंधित अपराध। अगर राज्य से संबंधित कोई अपराध गठित करने की आपने कोई योजना बनाई और उसके अनुसरण में आपने कुछ सामान इकट्ठा किया तो वो आप सामान एकत्र करना आपको अपराध की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। तैयारी को चलो एक बात से संबंधित समझते हैं। तैयारी से संबंधित एक वाद चोरी का वाद है अप्पू बनाम राज्य। इसमें कई आरोपी थे। आरोपियों ने मकसद को पूरा करने के लिए बैठक की और लोहे की छड़ और एक जोड़ी चिमटी की व्यवस्था की जिससे वे चोरी को अंजाम दे सके। अतः निर्णित हुआ कि
साधन जुटाना चोरी गठित करने के लिए स्पष्ट रूप से तैयारी को दर्शाता है। चलिए तैयारी से संबंधित एक और बात देखते हैं। मोहनलाल बनाम सम्राट। इस वाद में आरोपी पर उचित सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना माल आयात करने का आरोप था। अभियुक्त के पिछले दौर का साक्ष्य दिया गया, जहां की उसने सीमा शुल्क के साथ कुछ व्यवस्था करने की कोशिश की थी, जिससे वह बिना उचित शुल्क दिए अतिरिक्त सामान आयात कर सके। इस तथ्य को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया और कहा कि यह तथ्य गलत कार्य करने के लिए अभियुक्त द्वारा तैयारी को दर्शाता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे सिद्धांत की ओर। आचरण। किसी भी पक्षकार के पहले या बाद की प्रतिक्रिया उस पक्षकार के आचरण को दर्शाती है, बशर्ते कि वह मुद्दे के तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के से प्रभावित हो, अर्थात प्रतिक्रिया का विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से संबंधित होना अनिवार्य है। अतः हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आचरण से किसी व्यक्ति का या पक्षकार का बाहरी व्यवहार संबंधित होता है, ना कि उस व्यक्ति का चरित्र, अर्थात आचरण में चरित्र शामिल नहीं है। आचरण से संबंधित एक और मामला देखते हैं। भामरा बनाम मध्य प्रदेश में दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान उनमें आपस में नोकझोंक होती है और कहासुनी होती है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के सिर पर वार करता है। दूसरे व्यक्ति की चीख सुनकर कुछ लोग उधर आते हैं। उन व्यक्ति को आते देख अभियुक्त व्यक्ति भागने लगता है, लेकिन अन्य व्यक्ति द्वारा वह पकड़ा जाता है। अतः अभियुक्त का इस प्रकार भागना प्रासंगिक माना गया और आचरण के रूप में सुसंगत माना गया। इस प्रकार हमने अपने तीनों सिद्धांतों को केस लॉ के माध्यम से समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं अंत में स्पष्टीकरण की ओर। स्पष्टीकरण 1 कहता है कि आचरण में कथन शामिल नहीं है। आचरण में कथन तभी शामिल होगा जब उसके साथ साथ कार्य किया जाए या उसको स्पष्ट किया जाए। इसी तरह स्पष्टीकरण 2 कहता है कि किसी व्यक्ति का आचरण तभी सुसंगत होगा जब कथन से व्यक्ति प्रभावित होकर कोई प्रतिक्रिया कर दे। फिर आपका चाहे कथन सीधे उस व्यक्ति से किया गया है या उसकी उपस्थिति में या उसकी श्रवण गोचरता अर्थात कथन उसको सुनाई दे रहा हो में किया गया हो। तो ये थी संपूर्ण जानकारी धारा 8 के बारे में, और मिलते हैं अगली वीडियो में धारा 9 के साथ। थैंक यू।